17 मार्च को शाम करीब 7:30 बजे नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हिंसा में बदल गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र का प्रतीकात्मक पुतला जला दिया, जिससे दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। इस बीच डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला भी हुआ, जिसमें वो घायल हो गए थे और देखते ही देखते घरों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी हो गई। करीब 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 डीसीपी शामिल हैं। 5 आम लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। आखिरकार दिल्ली के बादशाह की कब्र महाराष्ट्र में कैसे बनी? औरंगजेब ने अपनी मर्जी से कब्र क्यों बनवाई और अब उस जगह शौचालय बनाने की मांग से विवाद क्यों उठ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल फिलहाल में उठ रहे औरंगजेब की कब्र हटाने के मुद्दे की। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मामला 3 मार्च से शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने फिल्म छावा को लेकर गलत बताते हुए औरंगजेब की तारीफ कर दी। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। फिर इस बयान का विरोध हुआ तो आजमी ने माफी मांगी, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया और साथ ही औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग शुरू हो गई। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर शौचालय बना देना चाहिए। फिर 17 मार्च को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नागपुर में हिंदू विश्व परिषद के गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया था। फिर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों को तोड़ फोड़ और आगजनी कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया। इसके बाद रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हसनपुरी इलाके में एक और झड़प देखने को मिली। फिर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने बताया कि 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें कोतवाली, गणेशपेट, तहसील, लकड़गंज, पंचवाली, शांतिनगर, शकरदरा, नंदवंदन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर शामिल है। इसके अलावा मुंबई में भी पुलिस सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया था। अब यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि औरंगजेब की कब्र को गिराकर शौचालय बनाने की जो मांग हो रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का गठजोड़ बन गया है। अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ना और सख्त नीतियों की वजह से औरंगजेब की छवि कट्टर शासक की बनी हुई है। खासतौर पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने की वजह से मराठा इतिहास और हिंदू संगठनों की नजर में औरंगजेब की कब्र अत्याचार का प्रतीक है। इस वजह से इसे अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 3 बड़े कारणों की वजह से ये मांग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। पहला है फिल्म छावा का असर। इस फिल्म में संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संघर्ष को उजागर किया गया, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। फिल्म के हिट होने के बाद सोशल मीडिया और सार्वजनिक जगहों पर औरंगजेब की कब्र को हटाने और शौचालय बनाने की मांग तेज हुई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो जारी करके यह भी कहा कि कब्र हटाने की बजाय उस पर शौचालय बना देना चाहिए। दूसरा कारण है राजनीतिक और सामाजिक माहौल। जैसा कि इन दिनों भारत में हिंदुत्ववादी भावनाओं का जोर चलन में है। मुगलों की बनाई ऐतिहासिक धरोहरों पर बहस से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग बढ़ गई। कुछ लोग इसे स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों से जोड़कर भी देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र हटाने की बात कही थी, जिससे कि ये बात विवाद की तरह बढ़ता हुआ चला गया। और तीसरा है औरंगजेब से बदले की सोच। दरअसल हिंदू संगठनों और कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब की कब्र का संरक्षण उनके गौरव को बनाए रखने जैसा है, इसलिए कब्र को अपमानित करके और शौचालय बनाकर औरंगजेब से बदला लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में हिंदराज युवा संगठन ने एक शौचालय का नाम दरअसल औरंगजेब शौचालय रख भी दिया है। वहीं एक इतालवी लेखक है निकोलाई मानुची। वो अपनी किताब स्टोरिया द मोगोर में लिखते हैं कि 1861 में बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने दक्कन की ओर सफर शुरू किया, फिर कभी वापस दिल्ली नहीं लौटा। औरंगजेब मराठाओं पर राज करके गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनतों को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। वह एक विशालकाय सेना लेकर के दक्कन पहुंचा था। उसके साथ मुगल दरबार, परिवार और प्रशासनिक अमला भी था। दक्कन पहुंचने के बाद 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का किला जीता, लेकिन मराठों के खिलाफ उसकी जंग काफी लंबी और काफी थकाऊ रही थी। वहीं इतिहासकार जादूनाथ सरगार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं कि फरवरी 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को संगेश्वर से पकड़ लिया था। उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को मजबूर किया गया था।
उनकी जीभ काट दी गई थी और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने की शर्त भी उनके सामने रखी गई थी। और फिर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सील कर उनका अंतिम संस्कार किया था। अब कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से यह कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत के अंदर समा चुका होता, यानी कि संभाजी महाराज की तारीफ। और फिर 1707 तक औरंगजेब 88 साल का हो चुका था। इस दौरान वह अहमदनगर के एक छोटे से महल में रहता था। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनकी यह मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी। वहीं साकी मुस्तैद खान अपनी किताब माशिर आलमगीरी में लिखते हैं कि औरंगजेब की कब्र अन्य मुगल बादशाहों के शानदार मकबरों यानी कि ताजमहल जैसी इमारतों से जुदा बनाई गई। ये एक कच्ची और खुली कब्र है जिसे औरंगजेब की वसीयत के अनुसार बनाया गया है। दरअसल औरंगजेब खुद यही चाहते थे। दरअसल औरंगजेब ने अपने बेटे शहजाद आदशाह को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें औरंगजेब ने अपने दफन की जगह और तरीका बताया था। औरंगजेब ने लिखा था कि मुझे खाली जगह पर दफनाना और मेरा सिर खुला रहने देना, क्योंकि जब कोई गुनहगार नंगे सिर खुदा के पास जाता है तो उस पर रहम किया जाता है। मेरी लाश को साधारण सफेद खद्दर के कपड़े से ढका जाए, कोई छतरी या शाही समारोह ना हो और न ही गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जाए। यानी कि सच है, औरंगजेब खुद को गुनहगार मानता था। अब माशरे आलमगीरी के मुताबिक ही औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सीला करता था और हाथ में कुरान शरीफ लिखा करता था। औरंगजेब की मौत के वक्त उसके कमाए हुए 14 रुपए और 12 आने थे। इसी पैसे से औरंगजेब की कब्र बनाई गई थी। इसके अलावा औरंगजेब ने पवित्र कुरान शरीफ लिखकर 305 रुपए कमाए थे, जो गरीबों में बांटने की हिदायत दी गई थी। वहीं माशीर आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने खुलदाबाद चुना क्योंकि यह सूफी संतों का केंद्र था। औरंगजेब की इच्छा थी कि मौत के बाद उसे उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। औरंगजेब का मकबरा सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन फिर 1904-1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहां आए तो उन्होंने मकबरे के इर्द गिर्द संगमरमर की ग्रिल लगवाई और इसकी सजावट कराई। औरंगजेब का मकबरा इस समय ASI के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। एक साहित्यकार VG खोबरेकर ने अपनी किताब मराठा कालखंड के मुताबिक 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनके बेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र साहूजी महाराज को कैद कर लिया था। उस समय साहूजी की उम्र मात्र 7 साल थी। वे 18 साल की उम्र तक औरंगजेब की कैद में रहे, लेकिन उनकी देखभाल बताई जाती है कि बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। वहीं VG खोबरेकर ने मराठा कालखंड में ही लिखा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह प्रथम ने साहूजी को रिहा कर दिया था। साहूजी महाराष्ट्र लौटे और मराठा साम्राज्य के नेतृत्व के लिए अपनी चाची ताराबाई के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस दौरान साहूजी महाराज ने खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अब छत्रपति साहूजी महाराज के औरंगजेब की कब्र पर जाने की असल वजह किसी को नहीं पता। इसका कोई ठोस दस्तावेज नहीं है कि साहूजी महाराज श्रद्धा की वजह से उसकी कब्र पर गए थे या कोई रणनीति थी। वहीं इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ डेक्कन में लिखते हैं कि मराठाओं के मुगल स्मारकों के लिए सम्मानजनक रवैया था। साहूजी महाराज का यह कदम मराठा नीति को दर्शाता है, जिसमें दुश्मनी के बावजूद सांस्कृतिक और राजनीतिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अब अगर देखा जाए तो औरंगजेब के पास राजनीतिक विवाद की शुरुआत 80 के दशक से मानी जाती है, जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने औरंगजेब के खिलाफ बयान देने शुरू किए थे। उनका मकसद महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ माहौल कर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना था। इस दौरान महाराष्ट्र में 1984, 1985, 1987 और 1988 में काफी दंगे हुए। इनमें भिवंडी, औरंगाबाद, मुंबई और भीमा कोरेगांव जैसे शहरों में कई लोगों की जानें भी गई थी। अब यहाँ एक आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र हटा सकती है? देखिए, जैसा कि 10 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र हटाने की इच्छा जाहिर तो की थी। सीएम फडणवीस ने कहा था कि हम सब यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में कब्र को पुरातत्व विभाग यानी कि ASI के संरक्षण में सौंप दिया गया था। अब वहीं इलाहाबाद म्यूजियम के पूर्व संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार वानखेड़े का कहना है कि अगर कोई धरोहर 100 साल से ज्यादा पुरानी है तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के एक्ट के अंतर्गत आती है। इसे हटाने या न हटाने का फैसला केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग लेता है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार
औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग से सिर्फ गुजारिश कर सकती है। इसके बाद विभाग ही तय करेगा कि कब्र को हटाया जा सकता है या नहीं। तो ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें हमने देखा कि औरंगजेब की कब्र का मामला 80 और 90 के दशक से चलता आ रहा है और समय समय पर तूल भी पकड़ता है, लेकिन इसके आगे क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।